रखूंगा, क्योंकि आप सभी विद्वान हैं और विद्वानों की सभा में बोलना बड़े साहस की बात है। तो ये साहस यानी कैसे आप लोगों ने हमको प्रदान कर दिया है, इसमें सोचिए उस प्रशिक्षण की गरिमा कितनी बढ़ जाती है जहाँ जूनियर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्री राजीव प्रसाद जी बैठे हुए हैं, आप सबके साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारे प्रशिक्षण इकाई के ब्लॉक मंत्री श्री गुलेम प्रसाद जी बैठे हुए हैं और मुनीर गुप्ता जी बैठे हुए हैं और भी बहुत शिक्षक नेता बैठे हुए हैं। इस बात की अब गारंटी हो गई है कि जिस प्रशिक्षण में शिक्षक नेता भी पूरा प्रशिक्षण ले रहे हो, निश्चित तौर पर वो प्रशिक्षण अपने सार्थक परिणाम तक पहुंचेगा। तो यहाँ जब बच्चा हमारे विद्यालय में आता है तो जरूरी नहीं कि जिस कक्षा में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उस कक्षा के अनुरूप उस बच्चे का ज्ञान हो। और ये कब पता चलता है, जब हम बेसलाइन असेसमेंट करते हैं कि बच्चा जिस कक्षा में प्रवेश चाह रहा है उस कक्षा के अनुरूप जानकारी रखता है कि नहीं रखता है। तो इसके लिए आप जरा ध्यानों से उठाएंगे, जो पेन के रूप में है उसको उठा लेंगे और कुछ पॉइंट मैं नोट करा दे रहा हूँ, जिससे कभी मेरे भी शिक्षण की चर्चा हो जाए। यहाँ उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कुछ नोट तो कराए थे, ऐसा कुछ सुना तो था। तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य घटक लिख लीजिए। उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य घटक नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक आकलन। नंबर 1 पे लिखेंगे बेसिक आकलन। नंबर 2, समूह विभाजन। नंबर 3, साप्ताहिक योजना। नंबर 4, प्रतिदिन का लक्ष्य। नंबर 5, मासिक प्रगति। नंबर 6, प्रगति के आधार पर समूह में प्रमोशन। प्रगति के आधार पर समूह में प्रमोशन। ये 6 मुख्य बिंदु हैं लिमिटेड टीचिंग से संबंधित। बच्चा जब सबसे पहले हमारे विद्यालय में आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बेसिक आकलन। जब बेसिक आकलन हो जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा किस समूह में जा सकता है। हमको 3 समूह बनाने होते हैं, A, B, C। A समूह में वो बच्चे रहते हैं जो उस कक्षा के अनुरूप दक्षता रखते हैं। B समूह में वे बच्चे रहते हैं जो उस कक्षा की दक्षता से थोड़े से पीछे हैं। और C समूह में वे बच्चे रहते हैं जो कक्षा से बहुत दूर अपनी दक्षता रखते हैं, उस कक्षा के अनुकूल उनका वातावरण नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको क्या आवश्यकता पड़ती है, साप्ताहिक योजना की। हम उन बच्चों के लिए साप्ताहिक योजना बनाते हैं और उस साप्ताहिक योजना में प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि आपके पास 1 सप्ताह की योजना है और उस सप्ताह की योजना में प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित होता है। जब प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए साप्ताहिक योजना के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, मासिक प्रगति। उस महीने में उस बच्चे ने कितना सीखा, क्या उस बच्चे को उस मासिक प्रगति के आधार पर अगले समूह में प्रमोट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो अच्छी बात है, नहीं किया जा सकता है तो पुनः हमें उसमें क्या क्या कठिनाई आई उपचारात्मक शिक्षण देने में, किन प्रकरण को वो अच्छे से नहीं समझ पाया, पुनः दोबारा से वही रिपीटेशन लेकर के हमको चलना पड़ता है। तो कभी भी आपके पास विद्यालय में बच्चा आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका
बेसिक का आकलन करेंगे। बेसिक आकलन करके फिर आप क्या बना लेंगे, समूह बना लेंगे। समूह बनाने के बाद आप क्या करेंगे, साप्ताहिक योजना बनाएंगे। साप्ताहिक योजना तैयार करने में क्या निर्धारित करेंगे, प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। फिर मासिक प्रगति उसकी देखेंगे, उसके आधार पर समूह में प्रमोशन करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ी सी चर्चा आपसे करते हुए हम अपने टॉपिक को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये अजय सर का सेशन शुरू होगा। उनसे अनुरोध करके मैं अपने टॉपिक को पूरा करने के लिए कुछ समय ले लिया हूँ। रेमेडियल शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, आप में से कोई बताएं। रेमेडियल जो शिक्षण हम कर रहे हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। जो बच्चे उस कक्षा के अनुरूप नहीं है, उनकी कमियों को जान करके, उनकी कमियों को दूर करके पुनः उस कक्षा के लायक बनाना है। एक प्रश्न ये भी उठता है, आखिर रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका मुख्य कारण क्या है। कोई आपने बीमार होते हैं तो हमें रेमेडी की जरूरत होती है। वैसे हमारा बच्चा भी होता है, वो बीमार है यानी कि वो शिक्षा के स्तर में बहुत नीचे है। अगर हम और बच्चों को ध्यान देते हैं जो तेज है, तो वो बच्चा जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि उसका नॉलेज कम है, वो धीरे धीरे क्या करता है, स्कूल आना बंद कर देता है। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य हमारा रेमेडियल टीचिंग का यही है कि जो बच्चा हमारे स्कूल नहीं आ रहा है उसको रोके रखना और विद्यालय में कुछ सिखाना, ताकि वो बच्चा हमारा स्कूल आने में इंटरेस्टेड रहे। नहीं तो रेमेडियल टीचिंग का मतलब ही नहीं बनता अगर वो बच्चा आएगा ही नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम उसको रेमेडी दें। आप अच्छा, जहाँ नारी सशक्तिकरण की बात आती है और जहाँ कोई महिला अध्यापिका शिक्षिका बहन जब बात करती है शिक्षा के ऊपर, तो हमको और बढ़ चढ़ के उसमें समर्थन देना चाहिए। इतिहास कहता है इस बात को, माता निर्माता होती है सज्जन कहते आए हैं, ऋषि महर्षि इन्होंने गोद खिलाए हैं, और जाए हैं धरती पर अनगिनत बलवान पड़ा और देखा है। नारी जाति का है पुरुषों से ऊंचा स्थान, पड़ा और देखा है। स्टेशन पर देखो पहले इनको टिकट मिले, बाबूजी चाहे खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। महिलाओं के डिब्बे में नहीं जा सकता इंसान, पड़ा और देखा है। लो एंट्री जोन है, गलती से चलेंगे तो रात भर स्टेशन पर बितानी पड़ेगी। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा रेमेडियल की आवश्यकता, जैसा कि मैंने बहुत अच्छा बताया। मेन इसकी जो आवश्यकता है, बच्चों का लर्निंग गैप जो हुआ है उसको क्या करना है, हमको कम करना है, मिनिमाइज करना है। जो लर्निंग गैप हो गया है उसको हमको कम करना है और उस बच्चे को कक्षा के स्तर तक लाना है। इस लर्निंग गैप को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो भूमिका रही वो कौन सी बीमारी की रही, लर्निंग गैप को सबसे ज्यादा बढ़ाने में अगर किसी ने भूमिका निभाई है तो किसने निभाई है, कोविड-19। ये कोविड ऐसा आया जिसने लर्निंग गैप भी बढ़ाया और बहुत कुछ बढ़ा दिया, रिश्तों में भी दूरियां बढ़ गई। क्योंकि तो जिसको कोरोना हो जाता था वो सब रिश्तों की फर्क हो जाती थी। तो ये लर्निंग गैप कम करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए मैं 4-5 पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ, जिसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज मैं अजय सर से सीखा हूँ। कई बार सुपरविजन जब होता है तो कहते हैं आपने क्या ट्रेनिंग, कैसी ट्रेनिंग दी है, तो अजय सर के पास वो साक्ष्य है, लेकिन मैं भी थोड़ा अपना साक्ष्य रख लेता हूँ। इसमें लिखेंगे रेमेडियल की आवश्यकता, हेडिंग है आपका। पहला, लर्निंग गैप को दूर करने के लिए। दूसरा, सभी बच्चों को समान स्तर पर लाने के लिए। सभी बच्चों को समान स्तर पर लाने के लिए। तीसरा,
बच्चों की कक्षा स्तर की स्वाभाविक दक्षता प्राप्ति के लिए और चौथा और सबसे मजबूत, कोविड-19 के कारण विगत वर्षों में कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाई हैं। कोविड-19 के कारण विगत वर्षों में कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाई हैं। बहुत से बच्चों की पढ़ाई पर इसका प्रभाव पड़ा है। पांचवा, प्रारंभिक कक्षाओं के ज्ञान में कमी। प्रारंभिक कक्षाओं के ज्ञान में कमी। ये 5 बिंदु मैंने रिवीजन की आवश्यकता में आपको नोट कराए हैं। एक टॉपिक और मैं नोट कराता हूं, उसके बाद अपने सत्र की समाप्ति करूंगा। हेडिंग डालेंगे रिमीडियल शिक्षण के उद्देश्य। रिमीडियल शिक्षण के उद्देश्य पहला है बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना। दूसरा है बच्चों को गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है हर बच्चे के अधिगम स्तर पर ध्यान देना। हर बच्चे के अधिगम स्तर पर ध्यान देना। अगला है बच्चों को समूह में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। और लास्ट है उन संबंधों की मैपिंग करना जहां अधिकतर बच्चों को कठिनाई हो रही है। उन संबंधों की मैपिंग करना जहां अधिकतर बच्चों को कठिनाई हो रही है और उसे दूर करना।